गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम श्याम सुंदर है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है श्याम सुंदर्स एजुकेशन। इस चैनल के थ्रू आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस की बात करने वाले हैं। इस चैनल को मैंने क्रिएट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिज़िकल कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा सकते और या जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं सिलेबस से स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे मैं आपका जो एनसीईआरटीज़ बुक्स होता है, जो बेसिक बुक्स होता है, एडवांस बुक्स होता है, उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। एनसीईआरटीज़ में मैं 6 से 12 तक कवर करूँगा। बेसिक बुक्स में मैं एम लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो या नितिन सिंघानिया की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर उसे कवर करूँगा। एडवांस बुक्स में मैं ट्राई करूँगा कि जो बेयर एक्ट है उसे मैं कवर कर पाऊँ और उपिंदर सिंह जी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, कंसिडरिंग उसका जो इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम का, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, वो मैं आपके लिए कवर करूँगा। ये सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं और ये सब स्टूडेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है जिसमें मैं सिलेबस, बेसिक बुक्स, एडवांस बुक्स एंड अलोंग विद दैट जो आपके करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर के लिंकेजेस सिलेबस से होते हैं उसको मैं कवर कर पाऊँ। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस वीडियो को सीरियसली क्यों लेना चाहिए या आपने इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए? तो पहली चीज़ तो मैंने इस वीडियो को सिलेबस का जो अंडरस्टैंडिंग है या सिलेबस को कैसे याद रखा जाए विदिन 5 मिनट्स, कैसे इजीली इसको रिकॉल किया जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बचने वाला है। शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। इसमें सिंप्लिसिटी का मैंने यूज़ किया है कंसिडरिंग जो न्यूली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ईजी रहे। तो मैंने स्टोरीज़ के थ्रू, कुछ शॉर्टकट्स के थ्रू, कुछ एब्रीविएशंस के थ्रू आपके लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। टू द पॉइंट मैंने बात की है, वीडियो से हट के मैंने कोई भी और चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि जब भी हम लोग जो सिलेबस है उसे जो जैसे डिफ़ाइन किया है यूपीएससी ने उससे हट के कुछ करने जाते हैं तो हमारा प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी बार अधूरा सा रह जाता है और सिलेबस का एक चीज़ें कवर करने जाते हैं और किसी दूसरी चीज़ में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। तो ये सारा चीज़ें आपके साथ में ना हो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है और आपको पता होना चाहिए राइट कंटेंट फ्रॉम डे 1, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, आपके लिए वीडियो बनाया है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे टॉपर्स जो होते हैं या हमारे जो गुरुज़ होते हैं यूपीएससी के, जो हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग देते हैं, वो बोलते हैं कि सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपने सिलेबस को सीरियसली लेना चाहिए। बट ये क्यों वो लोग बोलते हैं तो ये भी समझते हैं। तो पहली चीज़ तो सिलेबस आपको आपकी स्टडी को लिमिट करता है या आपको ओवर स्टडीइंग से और बर्नआउट से बचाता है। जो बर्डन होता है ओवर स्टडी का उससे भी ये बचाता है आपको और जो बर्नआउट आपका होता है क्योंकि आपका प्रिपरेशन टाइम स्पेसिफिक ना होने की वजह से काफ़ी बार आपको लगता है पढ़ते तो जा रहे हो लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ तक पहुँचे हो। तो उसको एक लिमिट कर देता है सिलेबस आपका। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पीवाईक्यूज़ डिकोड करने में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सवाल तो आया है पीवाईक्यूज़ में बट पता नहीं चल रहा है उसका सोर्स कहाँ से आया है, क्या आया है। तो इफ़ यू लुक एट दिस सिलेबस आपको वो एक एक चीज़ ऐसी है ना कि आपको सिलेबस एग्जैक्टली बता देगा कि वो पीवाईक्यू कौन से सेक्शन से आया है। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आपको पता भी होगा कि ये पीवाईक्यूज कहाँ से पूछा गया है ताकि आपका प्रिपरेशन आगे चल के चूके ना और आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन कर पाओ। विदाउट सिलेबस अगर आप कोई मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो और उसमें सिलेबस के वर्डिंग्स नहीं है, कोई बाहर की चीज़ अगर आप बोल रहे हो तो चांसेस है कि उसको आपको कम मार्क्स से 0 मार्क्स मिले। तो इसलिए अगर आप आउटसाइड ऑफ द सिलेबस कोई भी चीज़ लिख रहे हो एक्सेप्ट द ऐसे, तो आपको बहुत केयरफुली इसको रखना पड़ता है सबके सामने, एग्जामिनर के सामने। और आपके पॉइंट को प्रूव करने के लिए अगर आपने सिलेबस के जो वर्ड्स होते हैं अगर वो यूज़ किए तो काफ़ी वो आपको बेनिफिट करता है ज़्यादा मार्क्स हासिल करने में। आपको पहली चीज़ तो टाइम बहुत कम होता है प्रिपरेशन के लिए और प्रीलिम्स में जो एक्यूरेसी चाहिए वो सिलेबस से ही आ सकती है। आप सारी चीज़ें एवरीथिंग अंडर द सन नहीं पढ़ सकते हो। बी रियलिस्टिक, आपको जितना सिलेबस में दिया है उतना पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपको किसी भी
टॉपिक का मास्टर नहीं बनना है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और सिलेबस को पढ़ने के लिए 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ्स ये टाइम नहीं लगाना है। इतना टाइम अगर आप सिलेबस को याद करने में या पढ़ने में ही लगाओगे और आपको नहीं समझ में आएगा फिर भी कि सिलेबस में क्या है, तो आप हाउ यू आर गोइंग टू कवर योर बेसिक बुक्स, एडवांस बुक्स। तो इस चीज़ को शुरुआत से ही अगर आप डिफाइन करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इजी रिवीजन के लिए हेल्प करता है सिलेबस। अगर आप सिलेबस का लिंकेज करो, करंट अफेयर से लिंकेजेस देखोगे और उसके बाद में अकॉर्डिंगली नोट्स बनाओगे तो आपके लिए इतना इजी हो जाता है प्रिपरेशन करना, और आपका जो आंसर है उसमें बैलेंस भी दिख के आता है। तो फॉर द बैलेंस ऑफ योर आंसर, आपका सिलेबस, आपका करंट अफेयर्स और आपके जो भी नोट्स बनाए हैं आपने, शॉर्ट नोट्स हो, आपके जो ब्रीफ में आपने नोट्स बनाए हो, उन सारी चीज़ों को अगर आपके आंसर में आप इंक्लूड करते हो तो आपके काफ़ी मार्क्स ज़्यादा आपको मिलते हैं। सिलेबस बेस्ड नोट्स फॉर्मेट, जो भी सिलेबस आपको मिला है उसके अगर शॉर्ट नोट्स अगर आप बना पाओगे, और मान लीजिए अगर कम्युनिज्म से कोई सवाल आता है तो आप एटलीस्ट उस पर शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से कुछ लिख पाओगे। फिर आप जो आंसर्स है आपके उसमें कोई फैक्ट्स यूज़ कर लो, या उसमें कोई फिलोसोफर्स है उनकी जो कहा होता है उन्होंने, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स में बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड इट इज़ ईजी टू ब्रेक इन डेली टारगेट्स। आपको जो ये टाइम प्रिपरेशन होता है ना यूपीएससी का, ये या तो 1.5 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, कुछ कोई लोग पढ़ रहा है, कोई 2 ईयर्स पढ़ रहा है। तो इन 1.5 ईयर्स में और या 2 ईयर्स में आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे मुझे एवरी डे बाय डे आगे बढ़ना है और कौन सा टॉपिक कवर करना है। ये अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी जाएगा, और आपका प्रिपरेशन हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने में आपने 6 महीने लगा दिए और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास में सिर्फ 2-4 ही महीने का टाइम बचा है। तो ऐसा आपके प्रिपरेशन में कभी नहीं होगा, हाफ हार्टेडली आपकी प्रिपरेशन कभी आगे नहीं जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं GS1 से। सबको पता है GS1 से लेके GS4 तक हमारे हमारे पेपर्स होते हैं, जिसमें आज हम लोग GS1 देखने वाले हैं। तो GS1 में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आप सामने देख पा रहे हो, तो GS1 में आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, एंड इंडियन सोसाइटी एंड द वर्ल्ड सोसाइटी। तो जैसे आपको सिलेबस सामने दिखता है तो एक बार जल्दी से रीड कर लेना है, या तो इसको जल्दी से नंबरिंग कर लेना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 मॉड्यूल्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और मुझे अलग अलग सेक्शंस दिख रहे हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। जैसा मुझे अगर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है, तो जिसमें पहला, अगर मैं पहला पॉइंट लूँ, पहले सेक्शन में क्या है, आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है और आर्किटेक्चर है। कौन सा है, एशियन टू मॉडर्न टाइम्स के। तो अगर इतनी सारी चीज़ें मुझे एक ही बार में याद रखनी है तो मुझे कुछ लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया है कि आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। जब मैं इसको एब्रीविएशन के फॉर्मेट में लिखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एफ्ला एक वर्ड निकल के आ रहा है, अफला, इसको मैं अल्फा भी लिख सकता हूँ। अगर मैं अल्फा लिख दूँ तो मुझे याद आ जाएगा कि सिलेबस का GS1 का पहला पॉइंट है अल्फा। अल्फा में क्या होगा, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स या आर्ट फॉर्म्स, जैसा आप इसको पढ़ सको, तो ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात किया है 18th सेंचुरी से, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज, तो मुझे दिख रहा है कि एक वर्ड तैयार होकर आ रहा है, सेपी। अब इस सेपी को मैं सिक्योरिटीज
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी याद रख सकता हूँ। एक सेबी बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। तो सेबी से मुझे सेबी वर्ड याद हो गया। तो सेकंड में मुझे याद हो गया कि सेबी मुझे याद रखना है। फर्स्ट में एफ्ला या अल्फा, सेकंड में सेपी या सेबी मुझे याद रखना है। थर्ड में मुझे दिख रहा है कि द फ्रीडम स्ट्रगल, TFS, और इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात की है। तो TFS तो याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे याद रखूँगी जैसे TVS है, TVS की एक बाइक आती है, जैसे मेरे TVS बाइक है और उसकी एक कैपेसिटी आती है CC, जो उसकी पावर कैपेसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, कितनी CC की बाइक है। तो इसे मैं याद रख सकता हूँ कि TVS और उसका CC मुझे याद रखना है। इसका मैं आगे चल के आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि ये चारों पॉइंट्स आप कैसे याद रख सकते हो। और लास्ट में आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। तो एक वर्ड बन के आ रहा है पिक एंड आर विद इन द कंट्री। ओके, अब ये चारों पॉइंट को क्विकली अगर हमें याद रखना है तो एक एक स्टोरी के थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि एफ्ला नाम का बंदा है जो कि सेपी के पास में गया, जो सेबी या सेपी जो भी आप बोलो, उसको TVS बाइक खरीदनी है जो कि अच्छे CC की हो, जो अच्छे पावर की हो, और उसको उसके पिक्स निकालने हैं और रिकॉर्डिंग भी करना है उस बाइक का, ताकि वो घर वालों को दिखा सके। तो ये एक थोड़ी सी वियर्ड सी स्टोरी आपको यहाँ पे दिखेगी, बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट। तो ऐसे आपको याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अल्फा, अल्फा बीटा गामा वाला अल्फा गया है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में, इसलिए TVS की बाइक खरीदने के लिए, जिसकी CC कैपेसिटी अच्छी हो और उसकी पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग्स उसको चाहिए घर वालों को दिखाने के लिए। ऐसे आपको इन चारों पॉइंट्स को याद रखना है। इन चारों पॉइंट्स के थ्रू आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो कि आपको कैसे UPSC का सिलेबस याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है। तो बड़ा पैराग्राफ जब भी दिखता है ना, हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। तो देखा जाए तो ये ऐसा है कि खुदा पहाड़ निकला चूहा। बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, लेकिन अगर इसको मैं स्टोरीज में डालूँ ना तो बहुत इजीली ये डिकोड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बात किया है 18th सेंचुरी से लेके आगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसमें उन्होंने डाला है, वर्ल्ड वॉर है, नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स डाला है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो याद कीजिए, पहली चीज कि जब 18th ऑफ सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? मतलब बनी मशीनरीज। तो मशीनरीज जैसे ही बनी, तो मशीनरीज बनी तो फिर गन्स भी बन गई, या आपके जो दूसरी जो मशीनरीज होती है वो भी बनी, जिसके वजह से हुआ वर्ल्ड वॉर। अब ये वर्ल्ड वॉर होने के बाद में रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हुआ। कैसे? तो ये ऐसे हुआ जैसे मान लो A, B ये दो कंट्रीज है, या हम लोग इसको आसान भाषा में समझने के लिए जर्मनी एंड फ्रांस का एग्जाम्पल लेते हैं। सबको पता है जर्मनी एंड फ्रांस ये दो कंट्रीज जो थी, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो दोनों वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेंट्स थी। तो जर्मनी ने जैसे ही इन्वेड किया फ्रांस को, तो जर्मनी की जो नेशनल बाउंड्री है वो धीरे 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 शिफ्ट हुई टुवर्ड्स फ्रांस, और पूरा फ्रांस के ऊपर इन्होंने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया। राइट? तो इससे क्या हुआ ना, रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हुआ। तो वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ? रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। जर्मनी ने फ्रांस की जो बाउंड्री है उसको खुद की एक्चुअली सीमाओं को बढ़ाते हुए फ्रांस में लेके गए, और जर्मनी को कॉलोनी भी बना लिया अपनी। तो रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज भी हुआ, रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज RN भी हुआ,
और उसके बाद में कॉलोनी बना लिया फ्रांस को। तो जर्मनी, फ्रांस हो गई जर्मनी की कॉलोनी। और उसके बाद में जब रिटालिएट किया फ्रांस ने, जब फ्रांस ने लड़ाई शुरू की अलोंग विद द अलाइड पावर्स, तो वो वापस जितना एरिया जर्मनी ने फ्रांस लिया था, तो उतना ही एरिया वापस फ्रांस ने जर्मनी से वापस ले लिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई थी। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हुआ है। अगर आप देखो तो एक सेकेंड, हाँ, तो रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हुआ, उसके बाद में कॉलोनाइजेशन हुआ और फिर डीकोलोनाइजेशन हुआ। फिर डीकोलोनाइजेशन हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी हार गई थी। अब डीकोलोनाइजेशन, ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था और नेशनल बाउंड्रीज इधर उधर हो रही थी, कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन हो रहे थे, तो यहाँ पे ना कुछ लोग जो है वो देख रहे थे ये जो भी घट रहा था, वो लोग कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो इसको अलग अलग डेफिनेशंस में फिर इन्होंने डाला, कम्युनिज्म में डाला, कैपिटलिज्म में डाला, सोशलिज्म में डाला। तो डेप्थ में बात ना करते हुए मैं ऊपर ऊपर का आपको बता देता हूँ कि कम्युनिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स जो है हमारे, वो उन्होंने डिफाइन किया है। एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है कैपिटलिज्म, और फ्रेडरिच फ्रेडरिक एंगल्स फ्रेडरिक एंगल्स ने डिफाइन किया है सोशलिज्म। अभी इससे आपको पता चलेगा कि पहले तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद में फिर जो भी है मशीनरीज बनी, गन्स बनी, उसके बाद में फिर हुआ वर्ल्ड वॉर उसके वजह से, और फिर वर्ल्ड वॉर होने के बाद में हुआ रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, उसके बाद में हुआ कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, और उसके बाद में पॉलिटिकल फिलोसॉफीज निकल के आ गए, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो CCS इसके बाद में हुआ। तो इससे आप ये पॉइंट इजीली रिमेंबर कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। 6, 7, 8, 9 मुझे दिख रहा है 6, 7, 8, 9 जो पार्ट है ना, वो है इंडियन सोसाइटी का पार्ट। इंडियन एंड वर्ल्ड सोसाइटी बोल सकते हो आप इसमें, या इंडियन सोसाइटी ही है इनफैक्ट देखा जाए तो। इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी, किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन करना है तो उसके सैलिएंट फीचर्स को देखा जाता है, इसीलिए ये आ गया इंडियन सोसाइटी के सैलिएंट फीचर्स। और सबको पता है डाइवर्सिटी है इंडिया में। डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि अलग अलग इन्वेजन्स इंडिया पे टाइमली होते रहे हैं, टाइम एंड अगेन, जिस वजह से इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग आते गए हैं, और अलग अलग कल्चर के लोगों ने इंडिया में डाइवर्सिटी फैलाई है। जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, अरेबियन इन्वेडर्स आए थे, इंग्लैंड से, यूरोप से लोग आए थे, तो यूरोप से ब्रिटिशर्स आए थे, पोर्तुगीज़ से लोग आए थे। तो काफ़ी सारे इन्वेजन्स के वजह से इंडिया में डाइवर्सिटी आई है। तो ये डाइवर्सिटी सोसाइटी में काफ़ी बड़े मात्रा में देखने को मिली है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी तो है ही, और उसके इंडियन सोसाइटी के सैलिएंट फीचर्स भी हम लोग को देखने हैं। इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो हम लोग को सबको देखने हैं। अगर सोसाइटी की बात की जाए तो सोचिए, सोसाइटी में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? वो आती है विमेन। विमेन क्यों आती है? क्योंकि विमेन होती है स्पेशल। आज भी देखो, याद करके देखो कि विमेंस डे कब होता है? 8 मार्च। बट मेंस डे कब होता है किसी को पता नहीं है। 19 नवंबर को होता है शायद, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो जब सोसाइटी की बात आई तब आई विमेन की बात। तो विमेन की बात आई तो विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी आए। तो काफ़ी सारे विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी बातें इंडियन यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें की गई है। उसके साथ ही साथ अगर विमेन आई तो पॉपुलेशन भी बढ़ा।
और पॉपुलेशन बढ़ा तो पॉपुलेशन से एसोसिएटेड इश्यूज भी बढ़े, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा इश्यूज, उतना ज़्यादा लड़ाई, उतनी ज़्यादा झगड़ा, उस झगड़े और लड़ाई के चक्कर में आ गया पावर्टी, मतलब गरीबी। और गरीबी जब आई तब लोगों ने क्या किया, इन डेवलपमेंट इश्यूज के कारण अर्बनाइजेशन की तरफ वो चले गए। जैसे कि विमेन है, विमेन से आई पॉपुलेशन, क्योंकि उन्होंने बर्थ दिया लोगों को। प्लीज़ मेरी जो भी ये कहानी है उसको सीरियसली मत लीजिएगा, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में आप लीजिएगा। मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, बट जो अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो प्लीज़ उसको स्टोरी के जैसा लीजिएगा, स्पोर्टिंगली इसको लीजिएगा। तो वुमेन से बढ़ती है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से आती है पावर्टी या डेवलपमेंटल इश्यूज़। तो डेवलपमेंटल इश्यूज आ गए। डेवलपमेंटल इश्यूज कहाँ पे आ गए, समझो रूरल एरिया में आ गए। तो रूरल एरिया के लोग क्या करेंगे, वो जाएंगे अर्बन एरिया में, राइट। तो ये अर्बन एरियाज में लोग चले गए। उसके बाद में अर्बन एरिया के बाद में अर्बन एरिया में जो लोग जाएंगे तो क्या वहां पे ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो पावर्टी है, ये खत्म होने वाली है क्या? नहीं होने वाली है ना। तो वहां पे भी बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम्स वहां पे भी बढ़ेंगे, तो उनके रेमेडीज जो है वो लाने पड़ेंगे। तो उनके रेमेडीज को लेके बात की है, क्योंकि अर्बन एरिया को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं हम लोग, है ना। रूरल एरिया में कोई चीज़ होती है तो हम लोग इतना उसके तरफ ध्यान नहीं देते, बट अर्बन में कोई चीज़ होती है तो फटाफट सोशल मीडिया में भी आ जाता है और सारी जगह पे वो न्यूज़ फैल जाती है। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 6 में क्या देखा था हम लोगों ने, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में अब जैसे ही ये जो सारी पॉपुलेशन है ये अर्बन एरिया में आ गई, उसकी वजह से हुआ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, जैसे एक कंट्री है ए बी सी, एक नहीं बहुत सारे ए बी सी डी कंट्रीज हैं। अब ए कंट्री बी कंट्री के साथ में कुछ जो एक्सचेंज है वो कर रही है, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे या इनकी ज्योग्राफीज अलग अलग होंगी, तो ये उनको फूड सप्लाई करेंगे और ये उनको कुछ अदर मटेरियल सप्लाई करेंगे। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी डीलिंग्स होता है उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली ए की कुछ कंपनीज है वो बी कंट्री में जाके काम करती है, बी की कुछ कंट्रीज है जो ए कंट्रीज में जाके काम करती है, जिसको ग्लोबलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। 1991 में ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हमारे कंट्री में कुछ हुआ था। अगर आपको पता है तो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ, तो ये ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है वो पॉइंट नंबर 8 में कवर किया हुआ है। उसके बाद में जैसे ग्लोबलाइजेशन होता है तो आ जाती है सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, एक दूसरे के राइट्स के लिए झगड़ा करना, एक दूसरे का हक के लिए किसी से लड़ना या एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना, ये सारा सोशल एम्पावरमेंट में आता है। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक दूसरे की जान पहचान हुई, तो सोशल एम्पावरमेंट की जो ये थी, जो अवेयरनेस थी वो भी क्रिएट होने लगी। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म भी आ गया। कम्युनलिज्म क्या होता है, जैसे हिंदू राष्ट्र होता है हमारा प्यारा भारत, हिंदू राष्ट्र, तो एक कम्युनिटी होती है जो एक कंट्री को चलाती है, या एक कंट्री में मेजर कम्युनिटी जो होती है उसको हम लोग कम्युनलिज्म के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सबको पता है कि बुद्धिस्ट ओरिजिन के काफ़ी लोग रहते हैं। इंडिया में रहते हैं हिंदूज, मिडिल ईस्ट में रहते हैं मुस्लिम्स, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज आपको दिखती है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, और वेस्टर्न कंट्रीज में दिखता है क्रिश्चियन कम्युनिटी, राइट। तो कम्युनलिज्म आ गया। रीजनलिज्म, रीजनलिज्म क्या होता है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, अभी मैंने बताया था, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज आएगी, चाइना है, जापान है,
मलेशिया है, इतनी सारी कंट्रीज़ आ गई। तो ये हो गया रीजनलिज्म। या हमारी एशियन कंट्रीज़ जो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी ये रीजनलिज्म में आ जाएगी। एक रीजन है जिसको ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट रिप्रेजेंट करते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ को। और उसके बाद में सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यस। सेक्युलर कंट्री कौन कौन सी है? सेक्युलर कंट्रीज कौन सी आपको कमेंट में लिखना है अगर आपको पता हो तो, इससे आपको एक एड ऑन नॉलेज भी मिल जाएगा। और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो सेक्युलर नहीं है इन नेचर, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेक्युलर कंट्रीज मतलब जो सारे ही रिलीजन्स को इक्वल राइट्स दे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। सबको इक्वल राइट्स है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, जिसको हम लोग सेक्युलरिज्म बोलेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ, हाँ, अभी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी ये सोसाइटी का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। इसको भी याद कैसे रखना है, तो मैं आपको एक इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। तो पहले क्या हुआ कि इंडियन सोसाइटी बनी। इंडियन सोसाइटी कैसी है? डाइवर्सिटी है इसमें डाइवर्सिटी है, और इसमें सोसाइटी में है विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी वजह से बढ़ा पॉपुलेशन बढ़ा तो इश्यूज बढ़े तो पावर्टी आई तो डेवलपमेंटल इश्यूज देखने को मिले, डेवलपमेंट हुआ नहीं। और फिर अर्बनाइजेशन हो गया, लोग अर्बन एरियाज में जाके रहने लगे। प्रॉब्लम्स और उनके जो रेमेडीज हैं वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। और क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन भी हो गया, लोग सिटीज़ में आए, सिटी में आके फिर उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, वो दूसरे देश में चले गए और वहाँ पे जाके काम करने लगे। उनको पता चला दूसरी कंट्रीज़ में भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन भी हुआ और दूसरी कंट्रीज़ के लोग आ गए इंडिया में। तो उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ा? मतलब एक कंपनी है एप्पल, उसने एक सेलफोन बनाया, उस सेलफोन का इंडिया के सोसाइटी पे क्या असर हुआ? हर कोई आईफोन के लिए काम कर रहा है, हर कोई आईफोन लेना चाहता है। तो ये एम्बिशन क्रिएट कहाँ से हुई? वो एक एप्पल कंपनी है यूएसए की, जिसने एक बढ़िया सा फ़ोन बनाया, जिसके वजह से इंडियन सोसाइटी पे ये असर हुआ कि हर कोई आईफोन चाहता है अभी, या आईफोन को एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। जो अमीर आदमी है वो आईफोन कैरी करता है, ऐसा एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आजकल तो सबके पास में आईफोन मिल जाता है। सॉरी। तो यहाँ पे उसके बाद में हुआ सोशल एम्पावरमेंट, सब आप लोग अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे, या सबको अपने राइट्स चाहिए होता है। तो उससे फिर निकल के आया कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। ये सारे वर्ड्स को आप सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म, SECRS, ऐसे आप याद रख सकते हो 9th पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट का कुछ पार्ट बचा है। अभी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अभी आप सबको पता है कि इस सिलेबस में, यूपीएससी के GS1 सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि है आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और वर्ल्ड सोसाइटी है। तो आज अभी तक हम लोगों ने जो मॉडल्स देखे हैं, उनमें मैक्सिमम मॉडल जो है वो हिस्ट्री ने कवर किए और इंडियन सोसाइटी ने कवर किए हैं। जैसे 5 और 4 में आप डिवाइड कर सकते हो। तो ज्योग्राफी जो है थोड़ा सा ना ज़िद्दी बच्चा है, वो बोलता है कि सारा चीज़ तुम ले लोगे तो मुझे क्या रखोगे। तो उसने 3 पॉइंट्स या जो 3 मॉडल्स है वो खुद के लिए भी रख लिए। इसमें वो बोलता है कि आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, आपने सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया, आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ लिया, बट आप ये भी तो सोचो कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ का पार्ट है। अगर ज्योग्राफी ही नहीं होती तो ये कैसे होता? अगर ज्योग्राफी नहीं होती तो क्या हमारी सोसाइटी होती? तो क्या हम लोग होते? पॉपुलेशन होता? कुछ होता क्या? कुछ नहीं होता। तो मेरा इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए आप मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। और इसको ये बोलता है, ज्योग्राफी बोलता है कि मेरे सारी चीज़ें, सारे पहलू आप सीख लो। लेकिन ये पहलू सीखने के लिए बहुत एक इजी डेफिनेशन है जो इसने दी है।
ज्योग्राफी ने दी है, वो क्या बोलता है, सिर्फ एस्क्रो, एस्क्रो अकाउंट होता है ना बैंक का, थर्ड पार्टी अकाउंट, तो ये याद रखो बस, एस्क्रो याद रखो, एस्क्रो से सारी चीजें कवर हो जाएगी आपकी। तो एस्क्रो को क्या, एस्क्रो का से इसका क्या मतलब था, तो जो ये वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अर्थ, इसमें आएगा आपका स्काई जो आपका यूनिवर्स है, इसमें आएंगे आपके क्लाउड्स या क्लाइमेट, इसमें आर अगर अब मैं देखूँ तो आर से आ जाएंगे आपके रिवर्स, ओ से आपका ओशन आ जाएगा, डब्ल्यू से वाटर बॉडीज आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पता चलती है। तो अर्थ आ गया, तो अर्थ पे क्या आएंगे, माउंटेन्स आएंगे, अर्थ पे क्या आएगा, वोल्केनोज आएंगे, अर्थ पे क्या आएगा, सुनामीज भी अर्थ पे आएगी, नहीं सुनामीज तो ओशंस में आएगी, टीएस सुनामीज तो ओशन में आएगी, राइट। तो ज्योग्राफी बोलता है कि हालांकि आप लोगों ने मेरे लिए कुछ बचा छोड़ा नहीं है रखने के लिए, बट फिर भी मैं एक आसान सी डेफिनेशन में आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं एस्क्रो अकाउंट में बसता हूँ, एस्क्रो CROW। अब इसको एस्क्रो अकाउंट को समझते हैं। एस्क्रो जो वर्ड जिसने ध्यान में रख लिया वो ज्योग्राफी को कभी नहीं भूलेगा। तो वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इनके सैलिएंट फीचर्स आपको देखने हैं। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल, ज्योग्राफी बोलता है कि जब तक आप नेचुरल रिसोर्सेस को नहीं देखोगे, नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे कोल होता है, वाटर होता है, पानी होता है, जैसे मिनरल्स होते हैं, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप ज्योग्राफी को नहीं देखोगे। तो नेचुरल रिसोर्सेस में भी क्या देखना है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के इंडस्ट्रीज कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है इन नेचुरल रिसोर्सेस की वजह से। अब ये कैसे कैसे होता है, तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अभी देखिए, एक डायमंड है जो आपको मिला है अफ्रीका के जंगल में, और वो इंपोर्ट होके आता है इंडिया। तो डायमंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स है ये कहाँ पर पाया गया है, अफ्रीका में पाया गया है। तो यहाँ पे इसकी जो है ये फर्स्ट या प्राइमरी इंडस्ट्री रहेगी। अब इसको फर्स्ट इंडस्ट्री या प्राइमरी इंडस्ट्री को जब प्राइमरी इंडस्ट्री से जब वो उन्होंने उसको माइन किया, निकाला, और उसके बाद में उन्होंने चाहा कि उसको बेचना है, तो उन्होंने ना शिपिंग कंपनी को उसको दे दिया कि जाओ आप सूरत जो इंडिया का डायमंड कैपिटल है वहां पे जाओ, आप इसको हीरे को बेच दो, डायमंड को बेच दो। तो शिप सूरत में लाने के लिए भी तो कोई कंपनी लगेगी ना, या वो जो डायमंड निकाला है वो पत्थर जैसा दिख रहा है, उसका कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको शेप में तो लाना पड़ेगा, तो उसको अच्छे से डायमंड के शेप में आप लाओ, राइट। तो ये जो डायमंड आपका रेडी हुआ है उसको शिपिंग करना पड़ेगा। तो जो ये फर्स्ट इंडस्ट्री है उसने माइन से डायमंड को निकाला, सेकेंड इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने उसको डिजाइन किया, उसको इस लायक बनाया कि उसकी कीमत को लोग पहचाने, तराशे, और उसके बाद में उसको शिप किया इंडिया में बेचने के लिए। तो ये हो गया टर्शियरी इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया में कोई भी एक ज्वेलर जो XYZ है या डायमंड मर्चेंट है जिसकी कंपनी है सूरत में, वो इसे बेचेगा, तो ये हो गया टर्शियरी इंडस्ट्री। ये चीज़ें इस 11th पॉइंट में डिस्कस की है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को देखना है और आपको देखना है कि ये कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड है। अभी आगे वाला आने वाला जो पॉइंट है 11th पॉइंट, इससे पहले एक अनाउंसमेंट है। तो ये जो चैनल आप मेरा देख रहे हो ये मेरा प्राइवेट चैनल है और इसके लिए मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। आगे आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस में आपको दिखेगा कि मैंने काफ़ी कंटेंट आपके लिए बनाया, और इन सब कंटेंट के लिए जो टाइम कंजम्पशन होता है, इन सब चीज़ों के लिए जो मेहनत लगती है, इसके लिए आप मेरी इस चैनल को हेल्प कर सकते हो, इस चैनल को ग्रो करके। वो कैसे, तो आप मेरी कोई भी हेल्प कर सकते हो, जितना आप चाहो
ऐसा बोला जाता है ना कि हेल्प करने का कोई डिफाइंड नहीं होता है, कोई आंकड़ा नहीं होता है कोई। तो जितना भी आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। 10, 20, 50, 100, 1000, 5000 जो भी आपको ठीक लगे आप मेरी चैनल को हेल्प कर सकते हो। जो भी टॉप मेरे जो हेल्पर्स रहेंगे उनके कुछ लोगों के नाम मैं कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करूँगा ज़रूर, और मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलूँगा। ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होती है ना, कि जब आप कोई चीज़ किसी और को देते हो, तो एक चीज़ अगर आप देते हो तो इन रिटर्न आपको उसके मल्टीप्लाई बाय 10 या मल्टीप्लाई बाय 100 होके वो चीज़ आपको मिलती है। किसी को एक मोमेंट की खुशियाँ दोगे तो 100 ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में आते हैं जो आपको खुशियाँ दे सके। तो इसको लॉ ऑफ कर्मा भी कहा जाता है। तो वो भी आप मेरी हेल्प कर सकते हो। जो भी आप मुझे हेल्प करोगे उसमें से 10% मैं डोनेशन के लिए देने वाला हूँ, और ये जो 10% डोनेशन है इसके में जो भी है फोटोग्राफ्स है, जो भी इसकी वीडियोस है, वो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं मेंशन भी करूँगा। और आफ्टर एवरी 10 के सब्सक्रिप्शन, जैसे ही इस चैनल पे 10 के सब्सक्रिप्शंस होता है तो एक ऐसे लकी विनर को चुना जाएगा जिसने 100 रुपीज़ एंड अबव हेल्प की है मुझे। उस डोनेटर को मिलेगा एक आईपैड ऑफ 11th जनरेशन। वो किस लिए? ताकि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं इजी तरीके से, तो उन्हें मैं अपनी तरफ से कुछ दे पाऊँ। बिकॉज आर्ट ऑफ गिविंग में मैं बिलीव रखता हूँ, चाहे नॉलेज हो या चाहे पैसा हो, जितना आप बांटते हो उतना वापस आपके पास में आता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा 11th पॉइंट्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी एस्क्रो अकाउंट में तो आपने देखा है कि इसमें एस्क्रो अकाउंट में अर्थ आता है, स्काई आता है मतलब यूनिवर्स है, सी मतलब क्लाउड या क्लाइमेट आप पकड़ के ले ले, रिवर्स है, ओशन है, वाटर बॉडीज है, इतनी सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इन सबको एक वर्ड में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो है जियोग्राफिकल फिनोमेना। जैसे कि अर्थक्वेक्स आते हैं वो अर्थ पे आते हैं, सुनामीज किस में आते हैं? ओशन में आती है। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कहाँ पे होते हैं? अर्थ पे होते हैं। साइक्लोन कहाँ पे आता है? वो विंड की वजह से आता है, विंड या वाटर जो भी आप इसको कहना चाहो, वाटर बॉडीज, विंड। तो इन सारी चीज़ों को आप एक चीज़ में डिफाइन कर सकते हो, एस्क्रो। इससे आपको पूरा ये जो 11th पॉइंट है वो याद आएगा। हाँ, इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो अर्थ है ना, अर्थ, तो अर्थ पे आपको पता है माउंटेन्स है, रिवर्स है वगैरह, वो सारी चीज़ें। लेकिन अर्थ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है फ्लोरा एंड फोना। अब इनका क्या मतलब है? फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर्स, और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। ह्यूमन इज ऑल्सो वन एनिमल, है वन टाइप ऑफ एनिमल। तो ये जो एस्क्रो है इसमें फ्लोरा भी आ गया और फोना भी आ गया। या आप इसको ऐसे रख सकते हो, एस्क्रो एफ एफ, याद कर सकते हैं इसको एफ एफ करके। एस्क्रो अकाउंट होता है, एफ मतलब फाइनेंस, एफ मतलब फंड, फंडिंग द फाइनेंस। यही तो काम होता है एस्क्रो अकाउंट्स का, टू फंड द फाइनेंस, राइट। सो ऐसे आप याद रख सकते हो। मेरा थोड़ा सा ये वियर्ड लॉजिक वाला ये पूरा वीडियो, और ये कुछ वियर्ड चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये मुझे मोटिवेट करे आगे काफ़ी और वीडियोस लेके आने के लिए। और ऐसे ही वियर्ड लॉजिक, ऐसे ही सिली चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके प्रिपरेशन को ईजी बनाने वाली है और जो आपको आसान तरीके से मदद करने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड फॉर अगर कोई हेल्प करा तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग।